हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज के इस क्लास में। तो आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमसे। आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे आज जुड़ रहे हैं हमसे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होने वाली है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे और सारे जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था हमारा केमिस्ट्री के लेसन 2 का, ठीक है। जो कि हमारे चैप्टर का नाम था, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, हमारा चल रहा था जी लेसन 2 चल रहा था। और चैप्टर का नाम था हमारा विलियन, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके 16 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा देखिए पहला प्रश्न है जो आप लोग को दिख रहा होगा कि किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न कि किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। एस एक्स सोल्यूट बराबर एन बटे एन प्लस एन। यहाँ देखिए एक स्मॉल एन है, एक कैपिटल एन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा एक्स सोल्यूट बराबर एन बटे एन प्लस एन। तीसरा हमारा है एक्स सोल्यूट बराबर एन बटे एन। और डी में हमारा है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे के आंसर का इंतजार कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जी हाँ, चलिए तो इसके जवाब को जान लेते हैं हम लोग आंसर को। इसका राइट आंसर जिन बच्चों को ए लग रहा है या जिन बच्चों ने टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है जी। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से इसको टिक कर लीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है एक्स सल्यूट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इस टॉपिक का 18वां क्वेश्चन चैप्टर का वो आपको दिख रहा है क्या। देखिए, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ए नंबर पी बराबर पी नोट एक्स, ये हमारा ऑप्शन बी है पी नोट बराबर पी एक्स। तीसरा हमारा है पी बराबर के एच एक्स। और डी हमारा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे इसका जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं जी, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है जवाब, आराम से सोच समझ कर देना है, ठीक है। क्लास में एकदम आराम से जवाबों को देना है, सोच समझ कर बनाकर, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका, चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा है बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किनका कितना क्वेश्चन जो है वो सही गया, ठीक है। एकदम ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर और इस टॉपिक का 19वां प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा। कह रहा देखिए, आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आइसोटोनिक विलयन वे विलयन होते हैं जिनके बराबर होते हैं, ठीक है। दो विलयन जिनके बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हमारा पारासारिक, ऑप्शन बी हमारा हिमांक, ऑप्शन सी हमारा क्वथनांक, ऑप्शन डी हमारा ऑल। ऑल का मतलब ये तीनों, ठीक है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सारे बच्चे आराम आराम से जवाब देंगे। इसका क्या होना चाहिए 19वें नंबर का जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने टिक किया बिल्कुल ही सही है, पारासरिक इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर की ओर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं परचेस किया है वो ज़रूर कर लीजिए जी। इस बार स्थिति तो आप लोग को दिख ही रही है पढ़ाई की, तो वहाँ से आप नोट्स से भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे नोट्स को परचेज करके या हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। इस टॉपिक का चौथा प्रश्न कह रहा देखिए, ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है तो इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में
घोले हुए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फिर से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति अगर 10% है तो इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घोले हुए हैं। ऑप्शन हमारा है 18 लीटर, दूसरा ऑप्शन हमारा 9 लीटर, तीसरा हमारा है 0.9 लीटर और चौथा ऑप्शन हमारा है 1.8 लीटर। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, क्या होना चाहिए इसका आंसर। 20वां प्रश्न है हमारा ये। बहुत सारे बच्चे का जवाब सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, विकास कुमार बिल्कुल ही सही। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को टिक करा उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे किनका जो कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत गया और क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो आज हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 विलियन। बात करते हैं 21वें नंबर की ओर। 21वां कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं चारों में बताना है कि इनमें से कौन जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ए नंबर है सामान्यता, ऑप्शन बी मोललता, ऑप्शन सी मोलरता और ऑप्शन डी फॉर्मलता। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं, लगभग में सारे बच्चे का जवाब सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, लगता है इसको पहले भी पढ़े थे बच्चे इसको। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दिए हैं, लगभग में सही जवाब दिए हैं सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला हमारा 22वां नंबर है और इस टॉपिक का छठा प्रश्न कह रहा है जी, मोललता प्रदर्शित होती है, किसमें प्रदर्शित होती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है कि मोललता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन हमारा है ग्राम प्रति लीटर, ये प्रति का सूचक है, लीटर प्रति मोल, मोल प्रति लीटर या मोल प्रति किलोग्राम। अब देखिए आपको एक और टॉपिक यहाँ पे हम क्लियर करवाएंगे। आपको जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट भी दिख सकता है। आपको देखिए एग्जाम में ऑप्शन इस टाइप से भी देखने को मिलेगा, जैसे हमारा देखिए ऑप्शन हमारा है ग्राम प्रति लीटर, तो कभी कभी आपको इस टाइप से भी दिखेगा, इस तरह से ग्राम प्रति लीटर, इस तरह से भी दिख सकता है, या आपका ऐसे भी लिखा रह सकता है ग्राम प्रति लीटर, या अभी जो आप लोग देख रहे हैं ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये तीनों वर्ड जो है तीनों एक ही है, बस तीनों का रूप अलग अलग है। ठीक है, या तो ऐसे रहेगा ऑप्शन, या आपके सामने ऑप्शन ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, तीनों को एक ही मानना है और अच्छे से टिक करना है। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए लीटर प्रति मोल, तो ये हमारा ऐसे रहेगा लीटर प्रति मोल, ये कैपिटल स्मॉल किसी में भी रह सकता है। ये देखिए लीटर प्रति मोल, ठीक है ना, और ये रहेगा लीटर प्रति मोल। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। चलिए, तो हमारे सामने ऑप्शन 4 है, मोललता प्रदर्शित होती है ग्राम प्रति लीटर में, लीटर प्रति मोल में, मोल प्रति लीटर में या मोल प्रति किलोग्राम में। तो जानते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, इसका जो राइट आंसर होगा जी, बहुत सारे बच्चे टिक किए हैं इसका आंसर, मोल प्रति किलोग्राम इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है 23वां नंबर, वो कह रहा है देखिए, विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है। इन चारों में से विद्युत अपघट्य का उदाहरण हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे सामने है ए नंबर में चीनी, सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी हमारा यूरिया, ऑप्शन डी हमारा बेंजीन। ठीक है, चलिए सभी का तो सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, चीनी का C12H2211। ठीक है, तो इस टाइप से है, आपको इसका सूत्र भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। विद्युत अपघट्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। जवाब दीजिए सारे बच्चे इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। चलिए जानते हैं राइट आंसर, बहुत सारे बच्चे सब जवाब को सही दे रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए आप लोग।
जिन जिन बच्चों ने बी को टिक करा है बिल्कुल ही सही है, सोडियम एसीटेट इसका सही जवाब होगा। विद्युत अपघट्य का उदाहरण कौन सा है? सोडियम एसीटेट। आगे बढ़ते हैं 24वें नंबर की ओर। ठीक है, चलिए 24वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट हॉफ गुणक कितना होता है? क्या है प्रश्न? विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांट हॉफ गुणक कितना होता है? ऑप्शन ए हमारा 0 होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, या 1.0 होता है। चलिए क्या जवाब होगा? सारे बच्चे इसका जवाब दीजिए जी। 24वें नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल सही, अरविंद कुमार। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है जी अरविंद जी। चलिए धीरे धीरे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक ये होने वाला है। चलिए बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा बिल्कुल ही सही है जी। इसका आंसर होगा, राइट आंसर, 1 से कम। विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वाट हॉफ गुणांक कितना होगा? 1 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए 25वें पे बात करते हैं। ठीक है, 26वां बाद में, पहले 25वां हमारा कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। वितरण कानून किसने दिया? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने दिया वितरण कानून? बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन हमारा ये नंबर है, ऑस्टवर्ल्ड ने, ऑप्शन बी नर्नस्ट ने, या नर्स्ट ने, ऐसा करके रहेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ये नाम थोड़ा अल्टर होता है जी। ऑप्शन सी हमारा हेनरी ने, और ऑप्शन डी हमारा वॉन्ट हॉफ ने। ठीक है, वितरण कानून इन चारों में से किस वैज्ञानिक ने दिया वो आपको टिक करना है। तो जवाब दीजिए सारे बच्चे। चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नरस्ट या नरनस्ट रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, इसके समीकरण भी हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, नरनस्ट का समीकरण एग्जाम में पूछता है जी। तो वितरण कानून इन्हीं ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए 26वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका एकदम ही बेहद ही हाईलाइटेड और वीवीआई दिख रहा होगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल विलयन का परासरण दाब कितना होगा? ठीक है, क्या है प्रश्न? 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलयन का परासरण दाब कितना होगा? ऑप्शन हमारे सामने 2.46 एटीएम, ठीक है, यानी कि एटमोस्फेयर। दूसरा ऑप्शन हमारा 24.6 एटीएम या एटमोस्फियर। तीसरा ऑप्शन हमारा है 1.21 एटीएम या एटमोस्फियर, और चौथा ऑप्शन हमारा 12.1 एटीएम। तो चलिए जवाब दीजिए सारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब बिल्कुल ही सही आ रहा है। 26वें नंबर का इसका चलिए आंसर जान लेते हैं जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, 24.6 एटीएम जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर और अच्छे प्रश्नों में से एक पे ये भी है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए देखिए समझिएगा प्रश्न को अच्छे से। ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, क्या है? ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3 m है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी? जल्दी से निकालिए आप लोग। ठीक है, कह रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता जो है 3 m है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी? ऑप्शन हमारे सामने 9n, 0.3n, या 3n, या 1n। ठीक है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए इसका सॉल्यूशन करके सारे बच्चे। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं जी। फिर से पढ़ रहे, देखिए एक बार प्रश्न को। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3 m है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी होगी? 9n, 0.3n, 3n, 1n। चलिए जवाब जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सब जवाब सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक करा है उनका बिल्कुल ही आंसर जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर की ओर।
तो आप सभी बच्चे 28वें नंबर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझकर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। 28वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है जी, और सारे बच्चे अंत तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं हम प्रश्न को, 28वें नंबर को। प्रश्न हमारा देखिए है, एक सेकेंड। चलिए प्रश्न हमारा देखिए, कह रहा है कि समपराशरी विलयन में समान होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है कि समपराशरी विलयन में समान होती है। क्या समान होती है? ऑप्शन हमारे सामने, ए नंबर मोलर सांद्रता, ऑप्शन बी हमारा है मोललता, ऑप्शन सी हमारा है नॉर्मलता, और ऑप्शन डी हमारा है नन ऑफ दिस, यानी कि इन चारों में, तीनों में से कोई नहीं। जवाब दीजिए, इंतजार करते हैं थोड़ा देर। चलिए बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। लगता है इस प्रश्न को पढ़कर आए थे घर से वो। चलिए जान लेते हैं इसका जवाब जी। जी हाँ बिल्कुल जी, राहुल राणा, बिल्कुल ही सही आपका जवाब है। 28 का इसका जो राइट आंसर होगा जी, वो ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक किया है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। समपराशरी विलयन में समान होती है, क्या समान होती है? मोलर सांद्रता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अब हमारा टॉपिक एकदम लास्ट में जा रहा है, तो अच्छे से बने रहिएगा सारे बच्चे। प्रश्न हमारा 29वां कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इन चारों जो ऑप्शन हमारा दिया है, इनमें से कौन जो है वो अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन हमारे सामने है क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन बी हमारा है प्रासरण दाब, ऑप्शन सी हमारा है ऑप्टिकल गतिविधि, ऑप्शन डी हमारा है वाष्प दाब का आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। जवाब दीजिए। 29वां नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा है जी, ये तो काफ़ी इजी भी है, सभी बच्चे को आना चाहिए कि इनमें से कौन जो है अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 29 नंबर, जवाब दीजिए, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे जवाब को सही दे रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है जी। सोच समझ कर जवाब दीजिए इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत अच्छा, जवाब को जानते हैं इसका। 29वें नंबर इस टॉपिक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन बच्चों ने टिक किया है उनका बिल्कुल ही सही है जवाब। इसका क्या होगा? ऑप्टिकल गतिविधि इसका सही जवाब होगा कि ऑप्टिकल गतिविधि जो है वो अनुसंख्य गुण धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट और इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है 30वां नंबर कि किसका क्वथनांक, ठीक है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। चार ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में ही बताना है कि इन चारों में से किसका क्वथनांक जो है वो एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, 0.1 MnACl, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा है 0.1 M सुक्रोज, ऑप्शन सी हमारा है 0.1 M BaCl2, और ऑप्शन डी हमारा है 0.1 M ग्लूकोज। तो चलिए जवाब दीजिए आज के लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। और सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कितना प्रश्न उनका जो है वो बिल्कुल सही गया है, ठीक है। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी से आज के इस अंतिम प्रश्न की। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे जवाब को सही दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो टिक कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और रिवीजन करवा देते हैं आपका। प्रश्न हमारा देखिए कि किसका क्वथनांक जो है इन चारों में से एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है, तो 0.1 MBaCl2 का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो जाइए, अभी जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है, और वहाँ पे आप सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है आपको और क्या सर्च करना है? ड्रीम क्लासेस, और वहीं पर आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 10th वाला बैच, 11th वाला बैच और 12th वाला बैच, और घर बैठे हमारे क्लासेस से जुड़कर पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये सारा चीज़? प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो चलिए
और हम 10th वाले बच्चे स्पेशलिस्ट हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है ये देखिए हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं क्लास 10th वाले बच्चे। वहाँ पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी जो है वो घर बैठे करवाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल ही फ्री, ठीक है। वहाँ पर आप ज़रूर जाइए, जुड़िए। अगर 12th वाले बच्चे भी हैं जिनके पास कोई उनके दोस्त वगैरह हैं, भाई बहन हैं, तो उन्हें बता दीजिए हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, यहाँ तक ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि आज की क्लास उन्हें कैसी लगी, और अपने जवाबों को नीचे लिख कर हमें भेजेंगे कि उनका कितना प्रश्न जो है वो सही गया, ठीक है। और आगे की क्लास के लिए बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है। तो थैंक यू।